हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th की एसएसटी के अंदर लेसन नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यानी कि लेसन नंबर 16 बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर 3 नंबर का आता है। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उस बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के। अति लघुत्रात्मक के 3 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। तो हम इस लेसन को इन नंबरों के आधार पर ही याद करेंगे और समझेंगे। तो लेसन का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। दोस्तों, चुनौती का अर्थ क्या होता है? यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को दूर करने का जो हमारा प्रयास होता है उसको बोलते हैं चुनौती। यानी कि किसी कार्य को आप किस तरीके से करोगे, उस कार्य के करने के दौरान आपके सामने जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को दूर करने का जो प्रयास होता है उसको बोलते हैं चुनौतियाँ। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष भी बहुत ही चुनौती है। इस वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो यानी कि विकसित नहीं हो पा रही है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में यानी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बेरोजगारी की समस्या, कीमत वृद्धि की समस्या, गरीबी की समस्या। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती है। तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। तो दोस्तों, लेसन शुरुआत करते हैं हम। भारत आज विश्व के सभी तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यानी हमारा जो देश है वो विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में क्या है? शामिल है। तथा संपूर्ण विश्व इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है और सभी देश भी क्या कर रहे हैं? इस आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस विकास के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बढ़ती अर्थव्यवस्था के सामने भारत के सामने बहुत सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो इसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ने से रोक रही है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न अनेक चुनौतियों में मूल्यवृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या संभवतः सर्वाधिक गंभीर है। यानी हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को रोकने में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है मूल्यवृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी। यानी कि आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं 1 नंबर का क्वेश्चन में। तो मूल्यवृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी। नेक्स्ट दोस्तों, मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति। मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में जब वस्तु का मूल्य मुद्रा की तुलना बढ़ता है उसको बोलते हैं मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति। तो हमारे बुक्स के अंदर इसका अर्थ लिखा हुआ है। यानी सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। ये अनेक वस्तु अर्थात वस्तु समूह के लिए कीमत में औसत वृद्धि से है। यानी सामान्य कीमत स्तर यानी जो कीमत सामान्य है उस सामान्य कीमत में सतत वृद्धि यानी लगातार जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। ये अनेक वस्तुओं तथा वस्तु समूह के लिए कीमत में औसत वृद्धि है। यानी ये किसी एक वस्तु के लिए नहीं होती वृद्धि, ये वस्तुओं के समूह या वस्तु समूह या अनेक वस्तुओं के लिए क्या आती है? कीमत में बढ़ोतरी होती है। मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं की कीमतों या औसत स्तर पर वृद्धि से है, न कि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि मात्र से है। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या लगाया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था के अंदर जब वस्तु का मूल्य मुद्रा की तुलना बढ़ता है तो होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में का जो संबंध होता है वो अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं से होता है। यानी कि अनेक वस्तुओं से इसका संबंध होता है और औसत स्तर में वृद्धि से होता है। तो ये तो थी मुद्रास्फीति और मूल्यवृद्धि का सामान्य अर्थ। अब आता दोस्तों कीमत। कीमत का क्या अर्थ है? मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है वह उस वस्तु अथवा सेवा की कीमत कहलाती है। कहने का मतलब है मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवाओं की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है। मतलब आप कोई वस्तु खरीदते हो, उस वस्तु खरीदने में आप कितना रुपये व्यय करते हो, यानी उस वस्तु को खरीदने में आप कितना रुपये देते हो, वो कीमत होती है उसकी, वही कहलाती है मुद्रा की कीमत। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाई के साथ विनिमय होता है वो क्या कहलाता है? उस वस्तु की कीमत कहलाता है। अब दोस्तों, मुद्रास्फीति का माप। मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है? मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक है, क्योंकि मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए इसको मापना जरूरी है। सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति के दर के मापने हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की कीमत सूचकांक बनाती है। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार के कीमत सूचकांक तैयार किए गए हैं।
यानी भारत के अंदर मुद्रास्फीति को मापने के लिए बहुत से ऐसे सूचकांक हैं जिनके माध्यम से हम मुद्रास्फीति को माप सकते हैं। अब भारत के अंदर वो सूचकांक कौन कौन से हैं? इन सूचकांकों में थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अविस्फीति कारक प्रमुख है। यानी मोस्ट पर्सन तो आपका आंसर तो यही है कि भारत के अंदर मुद्रास्फीति को मापने के जो सूचकांक है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय आय अविस्फीति प्रमुख कारण है। ये भारत के अंदर मुद्रास्फीति को मापने के क्या ये सूचकांक। अब बताओ दोस्तों सूचकांक क्या है, यानी सूचकांक किसे कहते हैं? सूचकांक अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करता है। यानी सूचकांक क्या होता है? अलग अलग पैमाने पर मापने की क्या इकाई है। सूचकांक दिए गए आधार के सापेक्ष किसी चर के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी सूचकांक के माध्यम से आप अलग अलग पैमाने की जो वस्तु है उसको माप सकते हो। सूचकांक के माध्यम से वस्तु का मूल्य कि भाई आज वस्तु का मूल्य कितना है और कल वस्तु का मूल्य क्या है, तो अलग अलग पैमाने पर इसको मापा जाता है, उसको बोलते हैं सूचकांक। नेक्स्ट है दोस्तों मुद्रा। भारत में मुद्रास्फीति, यानी भारत में मुद्रास्फीति किसके माध्यम से मापी जाती है? तो ये लिखा है भारत में मुद्रास्फीति की दर को सामान्य थोक मूल्य सूचकांक से मापा जाता है। वेरी मोस्ट अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है ये कि भारत में मुद्रास्फीति की दर को किससे मापा जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक की दर से भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मुद्रास्फीति की हानियाँ, यानी मुद्रास्फीति से क्या हानियाँ होती है? तो यहाँ लिखा है एक सामान्य व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। क्योंकि मुद्रास्फीति के दौरान एक सामान्य व्यक्ति को पहले की तुलना में वस्तु का मूल्य अधिक देना पड़ता है। मूल्य वृद्धि व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए हानि की श्रृंखला का निर्माण करती है। इससे मुद्रा के मूल्य में कमी आती है और मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व की वर्षों की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती है। इन मुद्रास्फीति के दौरान जो वस्तु पहले यानी कि आप अधिक खरीद सकते थे, आज यानी मुद्रास्फीति के दौरान आप अधिक मूल्य देकर उस वस्तु की संख्या में कमी लाओगे। यानी कि मुद्रास्फीति के दौरान आप पैसे अधिक देकर भी वस्तु को कम खरीद पाओगे। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य को तेजी से गिराती है। देखो लगातार अगर मुद्रास्फीति होगी ना तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? वैल्यू मुद्रा की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति से हमेशा मुद्रा की वैल्यू घटती है और वस्तु की वैल्यू बढ़ती है। ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता है। नेक्स्ट है मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से, यानी मुद्रा का मूल्य से क्या तात्पर्य है कि मुद्रा की क्रय शक्ति से है, जो कि मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की क्षमता को बताता है। यानी मुद्रा की क्रय शक्ति का क्या अर्थ है कि उस मुद्रा के माध्यम से आप कितनी वस्तु और सेवाओं को परचेज कर सकते हो। मुद्रा की क्रय शक्ति से क्या अभिप्राय है कि उस मुद्रा के माध्यम से आप कितनी वस्तु और सेवाओं को खरीद सकते हो, वो होती है मुद्रा की क्रय शक्ति। आगे है मुद्रास्फीति से हानियों में। मुद्रास्फीति के कारण निश्चित वेतन तथा मजदूरी प्राप्त करने वाले वर्ग को भी हानि होती है। यानी जो निश्चित वेतन मजदूरी प्राप्त करते हैं उनको भी क्या होती है? हानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे बचत करता है कि बचत का मूल्य गिरता है तथा ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। ऋणी यानी कि उधार लेने वाला, ऋणी मतलब जो पैसे उधार लेता है, तो ऋणी को मुद्रास्फीति में क्या होता है? लाभ होता है। यानी ऋणी को जब लाभ हो रहा है तो जो यानी कि दान देता है, जो उधार देता है, उसको क्या होगा? हानि होगी, क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा वापस चुकानी होती है। किसको? ऋणी को। मुद्रास्फीति का प्रभाव आर्थिक विकास की दर, गरीबी, बेरोजगारी, आय एवं धन के वितरण आदि पर भी पड़ता है। मुद्रास्फीति के दौरान यानी कि बहुत से ऐसे तत्व जिन पर ये प्रभावित होता है मुद्रास्फीति से, तो वो है गरीबी, बेरोजगारी, आय तथा धन के वितरण आदि पर भी पड़ता है। यानी मुद्रास्फीति का प्रभाव इन सब पर भी पड़ता है। अब नेक्स्ट दोस्तों मुद्रास्फीति का मांग प्रेरित तथा लागत प्रेरित रूप। यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो पहला पॉइंट आता हमारा, एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। यानी एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्याशित व्यय का योग समग्र मांग कहलाता है। तो एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्याशित व्यय का योग क्या कहलाता है? समग्र मांग कहलाता है। ये तो था समग्र मांग का अर्थ। दूसरा आता है समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति का तात्पर्य है उत्पादन की उस मात्रा से जिसे
अर्थव्यवस्था में दिए गए संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीक से उत्पादित कर सकती है। वेरी मोस्ट है समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति का अर्थ क्या है कि समग्र पूर्ति का तात्पर्य उत्पादन की उस मात्रा से, यानी उत्पादन की उस मात्रा से है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए गए संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीक से उत्पादित कर सकती है। यानी संसाधनों और तकनीक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। ये था समग्र मांग और समग्र पूर्ति। 2 पॉइंट ये मोस्ट है। तीसरा आता है दोस्तों मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी समग्र मांग में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है तो इसे क्या कहते हैं, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। और चौथा पॉइंट है लागतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति में गिरावट से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो इसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो समग्र मांग, समग्र पूर्ति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति वेरी मोस्ट पॉइंट सही है। नेक्स्ट दोस्तों मुद्रास्फीति के कारण, यानी किसी देश में मुद्रास्फीति के क्या कारण है जिस वजह से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो पहला कारण आता है मुद्रा की पूर्ति में तेज वृद्धि। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, तेज गति से वृद्धि होती है। तो क्या लिखा है, जब अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ती है। आपको जो चीज़ बताई जा रही है आपको उतना ही याद करना है, क्योंकि ये लेसन आपके अति लघुतरात्मक है और एक नंबर का है। तो आपको इस पॉइंट के अंदर आपको कितनी लाइनें याद करनी है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की तुलना में जब मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है तो अत्यधिक मुद्रा अपेक्षाकृत कम वस्तुओं के पीछे क्या करती है, दौड़ती है। क्यों दौड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर वस्तु की संख्या कम है और मुद्रा की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट कारण है मुद्रास्फीति कारण में औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। औद्योगिक तथा कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि की वजह से भी मुद्रास्फीति होती है। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश वर्षों में भारत में औद्योगिक विकास की दर अपेक्षित दर से कम रही है। अनेक कारणों से औद्योगिक उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि होती रही है, लेकिन उद्योगों की इस मांग को संतुष्ट करने में असफल रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र में मांग के आधिक्य ने कीमतों में तेजी से बढ़ाया है। इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों ये है कि अगर उद्योगों में उत्पादन अगर काम कम होगा, अगर संख्या कम होगी वस्तु सेवा की, तो उस वस्तु सेवा के मूल्य हमेशा बढ़ेगा। तो औद्योगिक उत्पादन में धीमी वृद्धि की वजह से क्या होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। नेक्स्ट है कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि। तो अनेक सुधारों और क्रांतियों के बावजूद भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत नीची है। इसके साथ ही भारतीय कृषिगत उत्पादन मांग को संतुष्ट करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादकों की उच्च मांग इसकी कीमतों में लगातार तेजी से बढ़ा रही है। यानी कि अगर कृषि के उत्पादन में भी उत्पादन अगर धीरे होगा तो धीरे उत्पादन होने से वस्तु की संख्या क्या होगी, कम होगी, और अगर वस्तु की संख्या कम होगी तो वस्तु का मूल्य हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो औद्योगिक और कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि की वजह से भी क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ने का मौका मिलता है। यानी मुद्रास्फीति किस कारण से बढ़ती है, औद्योगिक और कृषिगत उत्पादन में धीमी वृद्धि के कारण से भी। तीसरा जो कारण आता है वह सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। सार्वजनिक मतलब जो सभी के लिए हो, सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसको बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। विकास के साथ साथ बढ़ते दायित्वों के कारण सरकारी व्ययों में लगातार वृद्धि हुई है। सरकारी व्यय की यह वृद्धि समाज के लिए क्या है, लाभदायक नहीं है। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति भी उत्पन्न होती है। सार्वजनिक व्यय का मतलब सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उससे भी क्या होती है, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है। तो ये भी मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट दोस्तों अन्य कारण। पहला पॉइंट है अन्य कारण में बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मांग का स्तर सदैव उच्च बना रहता है, जो कीमतों को तेजी से बढ़ाता है। देश की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, इससे भी क्या होता है, कीमतों में बढ़ोतरी होती है। अनेक वस्तुओं का मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। जब सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए इन वस्तुओं की कीमतों बढ़ाती है तो अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की समस्या देखने को मिलती है। जब सरकार किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाएगी तो देश के अंदर हमेशा मूल्य वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। तीसरा है महंगे आयात कृषिगत उत्पादों की ऊंची न्यूनतम समर्थन कीमत तय करना, आय का बढ़ता स्तर, अप्रत्यक्ष करों का ऊंचा स्तर, मजदूरी दरों में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि में बाधाएं इत्यादि कारणों से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो ये अन्य कारण के द्वारा भी क्या आते हैं, देश के अंदर मुद्रास्फीति को बढ़ने का महत्वपूर्ण मौका मिलता है। इन कारणों से भी मुद्रास्फीति क्या आती है, बढ़ती है। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन नंबर 16।
पार्ट फर्स्ट, नेक्स्ट यानी कि जो बचाव भाग है वो पार्ट सेकंड में करेंगे हम। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। नमस्कार।